2019 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी हो सकता है कि 1 या 2 दिन में बजने वाली है। हालांकि जो राजनीतिक सरगर्मी है वो अभी से दिखाई दे रही है, खास करके तब जब पुलवामा कांड हुआ, उसके बाद से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद से राजनीतिक माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव होगा वो कई मुद्दे हैं और जनता कई मुद्दों पे सरकार से जवाब चाहती है। हम अभी सिवान में हैं और सिवान में जब लोकसभा की चर्चा हो, बात हो और उसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात ना हो तो कहीं ना कहीं सिवान का जो चुनाव है वो अधूरा माना जाता है। अभी हम बैठे हुए हैं उनकी पत्नी हिना साहब के साथ और वो बताएंगे कि इस बार 2019 की जो तैयारी है चुनाव की वो कैसे चल रही है। मैडम, 2019 का चुनाव की अधिघोषणा जो है वो हमको लग रहा है कि 1-2 दिन में हो जाएगी, तो क्या तैयारी है? चूंकि अब अगले महीना हो सकता है कि अगले महीना अंतिम वीक में लोकसभा का चुनाव, सिवान का चुनाव पड़ जाए, तो चूंकि मई में आपको सरकार का गठन करना है, क्या मुद्दा होगा इस बार? पहले तो हम बात करेंगे सिवान का ही, क्या मुद्दा हो सकता है? मुद्दा तो वही है जो हम लोगों ने 9 से शुरू किया है मुद्दा, कि सिवान जिला को विकास चाहिए और विकास के लिए उन्होंने पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष के नाम से चुना और देखा। और उस वक्त जब ये हमारे देश में भाजपा की सरकार थी 2003 में, तो उस अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उनके वक्त में 1 नंबर में उन्होंने अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने लोकसभा क्षेत्र में काम किया था और दूसरी नंबर था हमारे हस्बैंड डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, जो सिवान के सांसद थे। तो उन्होंने पीठ थपथपाया और शाबाशी दी कि हाँ, ऐसे ही कार्य करने चाहिए सभी जिम्मेदार सदस्य को। आपको क्या लगता है कि 2009 के बाद से जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें यहाँ से हालांकि ये तो शहाबुद्दीन साहब का गढ़ माना जाता था सिवान, लेकिन उस किले में सेंध लगी 2009 में और उसके बाद से ओम प्रकाश यादव यहाँ के सांसद बने। आपको क्या लगता है कि 2009 से आज 2019 का चुनाव खड़ा है और इस इतने सालों में सिवान का विकास हुआ है या विकास हुआ ही नहीं है कहीं? सिवान की जनता इस बात का बहुत अच्छे से जानती है और फैसला भी करेगी आने वाले दिन में। और जनता मालिक होती है जनप्रतिनिधि की, तो उन्हें सिवान जिला के लिए उस शख्स की तलाश है जो विकास पहले किया है और आने वाले दिन में कोई करे। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हूँ, तो मैं तो वही भाषा बोलूंगी ना, वही बात बोलूंगी जो मैंने देखा और सुना है, जो सिवान के जनता दिखा रही है और हमें दिख रहा है कि जो भी विकास कार्य हुए हैं वो उन्हीं के वक्त में, उन्हीं के टाइम में ये विकास हुए हैं जो जिला में दिख रहा है। उसके बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा है और जो 10 साल हमारे जनता का निकल गया उसकी जनता हिसाब लेने के लिए तैयार है। मैडम, एक सवाल और है और बड़ा ये हमेशा हम 15 सालों से देख रहे हैं कि जब भी विपक्ष सामने आता है, विपक्ष मतलब कि यहाँ के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, या विधानसभा का भी चुनाव होता है, तो हम लोग देखते हैं कि सिवान में कोई मुद्दा नहीं होता है। सिवान में अगर कोई मुद्दा होता है तो वो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनका कहना है कि उस समय आतंक राज था, ये था, वो था, 10 तरह की बातें होती हैं। कभी विकास के मुद्दे पे चुनाव ही नहीं हुआ है। वो 15 सालों से हम भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब तो वो उस समय अगर हत्या होती थी तो अभी का माहौल क्या है? क्या रामराज स्थापित हो गया? ये तो उनका भ्रम है कि वो लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि मैंने
अपराध मुक्त कर दिया सिवान को। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, या आप मीडिया बंधु से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अब सिवान में हत्याएं बंद हो गई हैं? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा ना, इतना बड़ा वो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह का कांड हो गया। और जहां पर हमारी बच्चियों को सुरक्षित रहना चाहिए, वो हमारे ही मुखिया बंधु के, मंत्री के पति और हमारे प्रशासन के लोगों ने ही इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया। और अब बच्चियों की जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गई, जो ना उनके कोई गार्जियन है ना कोई उनके आगे पीछे। वो बच्चे अब क्या करें? कोठे पे जाएंगी ना, अब तो उन्हें कोई पूछेगा नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे जब इतनी बड़ी खबर की न्यूज मिली तो मैं तो यही सोची, मैं मीडिया बंधु से नहीं मुखातिब हुई कि हमारे जो मुखिया बिहार के नीतीश जी, उन्हें तो उसी वक्त इस्तीफा दे देनी चाहिए थी। जहां पर हमारी महिलाओं की सुरक्षा ना हो, मान सम्मान ना हो, तो वहां पर लोग अपनी विकास का ढिंढोरा पीटे और बोले कि हमने अपने बिहार को बदल दिया, जंगल मुक्त कर दिया। और वर्तमान सांसद से मैं सवाल करती हूं कि आप अपने विकास के मुद्दे को भूलकर आप हमारे विकास पुरुष, हमारे पति सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे? कहां आपने अपराध मुक्त कर दिया? कहां पे आपने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कर दी? युवाओं को रोजगार दे दिया, रोजगार का योजना मुहैया करा दिया, कोई कल कारखाने लगा दिए। आपने वादे किए थे कि मैं शुगर फैक्ट्री खोलूंगा, तो आपने खोल दिए। वहां की जमीनें बिक रही हैं, वहां के ईट उखड़ गए। तो इसका जवाबदेही कौन है? 10 साल ऐसे ही आप छलते रहेंगे पब्लिक को शहाबुद्दीन साहब के नाम पे। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से आपने कई मुद्दों को सामने रखा है, चाहे वो चीनी मिल का मामला था, आज तक एक भी, चाहे वो चीनी मिल हो, सूता फैक्ट्री हो, कहीं कोई काम नहीं हुआ। इस बार क्या माना जाए कि आप ये सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी? जी हाँ, मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। और जाते ही मैं सभी गरीब शोषित दलित को, मैं उन्हें उनका जो हक छीना गया है आरक्षण के जरिया, मैं उन्हें उनके हक दिलवाने की मैं योजना बना रही हूँ। उन्हें मैं भरोसा दिला रही हूँ कि मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी। और वहां पर जो हमारे देश के मुखिया होंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, उनको संशोधन करना है, मानना है कि नहीं मानना है, उस वक्त डिपेंड होगा। लेकिन मैं अपने जिले के लिए, हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। और युवाओं के लिए कोई ना कोई मैं रोजगार योजना चलाने के लिए, कोई कल कारखाने शुरू करने के लिए, जैसे सूता फैक्ट्री बंद हो गया, हमारे सिवान जिला में 2-2, 3-3 शुगर मिल थी जो खत्म हो गई, खत्म होने के कगार पे क्या है, खत्म ही हो गए। उन्हें मैं कहीं ना कहीं से चाहूंगी कि एक शुगर फैक्ट्री शुरू हो, ताकि यहाँ पर गरीब शोषित दलित जो हैं, बेजुबान लोग, उन्हें रोजगार मुहैया हो। मैडम, एक चीज, अभी लोकसभा के चुनाव बस अब अंतिम पायदान पे है, और जिस अभी तक एनडीए का जो सीट का बंटवारा है, चूंकि बीजेपी ने कई सीट को छोड़ा है नीतीश जी के लिए, तो उस परिस्थिति में सिवान में कई दावेदार दिखाई दे रहे हैं। जैसे वर्तमान सांसद हैं ओम प्रकाश यादव जी, अजय सिंह हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर बाय द वे ये जदयू को जाता है तो यहां से कौन चुनाव लड़ सकता है आपके खिलाफ? जी, हम तो अभी इस बारे में कन्फर्म नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है कि 90% जदयू का टिकट फाइनल हो गया। अजय सिंह अपना दावा ठोक रहे हैं, और हमारी जिला प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अपना दावा ठोक रही हैं कि मैं यादव जात से हूं, तो इसलिए हो सकता है कि यादव को टिकट दिया जाए। सिवान को यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। और आपके ब्राह्मण समाज से आते हैं टूना पांडे जी, वो भी अपना भाजपा से टिकट कंफर्म बता रहे हैं। इस तरीके से एक और है जो पूर्व एसडीपीओ थे सिवान जिला के, सुधीर कुमार जी, वो अपना दावा ठोक रहे हैं कि मैं सिवान जिला से चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। तो
तो देखते हैं आने वाले दिन में इतने सारे चेहरे हैं, कौन चेहरा सामने आता है और चुनाव लड़ता है और जनता किसको अपना वोट देती है। मैडम, अगर जदयू यहाँ से अगर अपनी दावेदारी करता है, जदयू को अगर यहाँ मिल जाता है और ओम प्रकाश यादव जी का टिकट कटता है, आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश यादव जी चुपचाप बैठेंगे या कोई दूसरे दल ज्वाइन करेंगे? क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया है वो ओम प्रकाश जी कहीं भी जा सकते हैं, ये देखा। तो आपको क्या लगता है, वो चुप बैठेंगे या कहीं किसी दूसरे दल में चले जाएंगे? वो तो ढूंढ रहे हैं, वो तो हर दल में ये दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमें अगर भाजपा का ये सिवान का सीट नहीं जाता है, जदयू में जाता है, तो हमें जदयू से, वो जदयू के कांटेक्ट में रह रहे हैं, कभी वो आरजेडी के भी कांटेक्ट में रहे हैं, कभी आने वाले दिन में हो सकता है माले को वो जाए, उन लोगों से कहीं मिल जाए तो वो माले में भी जा सकते हैं, तो क्योंकि उनका कोई अपना सिद्धांत नहीं है। ये माना जाए कि कल अगर भाजपा से उनका टिकट कटता है, वो जिस तरह से आपने कहा कि वो आरजेडी का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो अच्छा, यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? आरजेडी से भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? आरजेडी से तो चुनाव लड़ने की सपना है वो सपना तो नहीं पूरा होगा, पर और दल में हो सकता है उनकी एंट्री। यहाँ सीट खाली नहीं है? जी बिल्कुल नहीं खाली है। अच्छा मैडम, ये अभी अब चलिए, ये तो सिवान की बात हो गई, लेकिन आज देश का जो माहौल बना हुआ है, हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, लेकिन जिस तरह से आज पटना में हुआ, कल लखनऊ में हुआ था, कश्मीरी जो हमारे यहाँ रोजगार करते हैं, वहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, यहाँ दुकान लगाते हैं बेचारे, उनके साथ जो मारपीट हो रही है, कुछ संगठन के लोग हैं जो इस तरह के माहौल बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देश किस हालात की तरफ जा रहा है? देखिए, वो हमारे देश के जनता हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कसूरवार कौन है, दोषी कौन है, और निर्दोष को सजा दी जा रही है। और इस तरह से अगर हमारे देश में फूट पड़ेगा तो हमारे जो विरोधी देश हैं वो तो जायज सी बात है हमारे देश पे आक्रमण करेंगे ही। तो मैं हमारे जो देश के जवान शहीद हुए हैं उस पे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि राजनीति ना करें। ये उनके हक की बात है, ये उनकी अपनी हक है कि वो अपनी जो जान निछावर करके हमारी सेवा करते हैं, हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा देते हैं हमें, और वो जागते हैं और हम सोते हैं। रेतीली धूप में, रेत में, हर जगह वो हमारे सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं और तत्पर रहते हैं, और वो शहीद हुए हैं। हम बहुत दुखी हैं। मेरे इस्लाम में भी है कि जिस देश में तुम रहते हो, जिस देश की तुम खाते हो, जिस मिट्टी में तुम अपने जीवन का अंत करते हो, उस देश से गद्दारी नहीं कर सकते। तो मैं अपने देश के लिए जिन लोगों ने इतना खतरनाक, इतना हमारे जान नहीं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने उनको आक्रमण करके ये शहीद किया है, इतना क्या कहेंगे उसे, कि ये ऐसा निर्दयी जान लेने की जुर्रत की है, उसे उसकी सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की बात है और हमारे देश पे जो भी उंगली उठाएगा उस उंगली को हम लोग काट देंगे। मैडम, क्या लगता है कि आज सैनिकों की जो शहादत हुई है उस पर राजनीति हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है राजनीति। वो लोग कर रहे हैं कुछ नहीं। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसे क्या फायदा हुआ? कोई रिजल्ट मिला? सभी लोगों ने उन्वान लगा रहे हैं कि 400 आतंकवादी मारे गए, 300 आतंकवादी मारे गए, लेकिन आज हमारे शहीद जी बिल्कुल। और जो हमारे शहीद के परिजन हैं, परिवार वालों हैं, उन्हें तो उन्हें प्रूफ चाहिए, उन्हें प्रूफ चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि जब आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इतनी बड़ी संख्या में आपने मार गिराया आतंकवादियों को, तो वो उनका सर हमें देखना है, हमें दिखाया जाए कि आपने कहां किसको मारा। अभी जो
कल एक खबर आ रही थी कि गृह मंत्रालय से राफेल की फाइल गुम हो गई। इसको क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बिल्कुल कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, कहीं कोई बात नहीं है, फिर फाइल गायब होने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? फाइल गायब हुआ है तो इसके लिए एक आप मिनट किसको जिम्मेवार मानते जी, एक मिनट। अगर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चौकीदार चोर, तो हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं और चौकन्ना हूं। तो चौकन्ना कौन होता है? जिसके अंदर खामी होती है वो ही चौकन्ना होता है, और अपने देश के लिए जो हमेशा सेवा भाव से रहता है वो बहुत शांत रहता है और शांति से अपने देश के लिए काम करता है। और ये जो रफाल वाले जो फाइल गायब हुए हैं गृह मंत्रालय के ऑफिस से, तो इसमें जिनकी आनी जानी है, जो उसमें सहभागी हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का ये हाथ है। तो दूसरी किसी पे थोपने से पहले वो लोग अपने लोगों को जांच पड़ताल कर ले। तो और जो इतनी बड़ी घोटाला हुआ है रफाल में, उसके वो लोग तह तक जाए और उसे लीपा पोती ना करें। कम से कम हमारी जनता जो है इस आस में बैठी है कि उसको हम लोगों के बीच में लाया जाए, घोटालेबाज को, और जो लोग इसमें घोटाले में सम्मिलित है उनके चेहरा को उजागर किया जाए। आपको लग रहा है कि लीपापोती हो रही है? जी हाँ, लीपापोती तो हो ही रही है ना। अच्छा, एक और ट्रेंड चला हुआ है यहाँ पे कि अगर सरकार से कोई सवाल पूछ देता है तो वो देशद्रोही की श्रेणी में आ जाता है। जी हाँ, जितने भी एनडीए गवर्नमेंट में नेतागण हैं वो साधु संत महात्मा हैं, और जो एनडीए से अलग पार्टी है वो चोर हो जाता है। वो चोर है, अपराधी है, भ्रष्टाचार है। यही उन लोगों का अपना विश्वास है। आज मैं चाहूं तो भाजपा में जाऊं तो मैं साधु हो जाऊंगी, और अगर नहीं जाती हूं तो मैं अपराधी की पत्नी हूं। चलिए, आपने देखा कि हिना साहब से तो हम लोग कई बार बातचीत की है, लेकिन आज जिस तरह से खुल के एक परिपक्व नेता की तरह जो उन्होंने अपनी बात को रखा है, कई बात रखे हैं, कई ऐसे बात जो सिवान के लोग शायद पहली बार आज जानेंगे कि जो सिवान के वर्तमान सांसद हैं ओम प्रकाश यादव जी, हो सकता है कि अगर जदयू में ये सीट चला जाता है सिवान का, तो वो आरजेडी का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिना साहब ने कहा कि वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। रही बात, उसके बाद उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जो पुलवामा की हत्या हुई, सैनिकों की शहादत हुई, उस पर राजनीति हो रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उसकी लिपापोती हो रही है, चाहे राफेल की फाइल हो और चाहे जो भी मामला हो, सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच रही है। एक बड़ी बात उन्होंने ये कह के सबको चौंका दिया कि आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसमें अगर कोई चला जाता है, इन्होंने अपने को स्वयं कहा कि अगर मैं चली जाती हूं बीजेपी में तो मैं सबसे पाक साफ हो जाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं आज शायद यही दिखाई दे रहा है। चाहे वो बंगाल का मामला हो, वहां पे वहां भी जो नॉन बैंकिंग का जो घोटाला हुआ था, वो सोमेन मित्रा वहां के पहले वो आपको तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, वो चले गए बीजेपी में, तो वहां बिल्कुल पाक साफ हो गए। तो ये एक बात इन्होंने सही बात कहा है कि अगर बीजेपी आज शायद गंगा बनी हुई है कि उसमें डुबकी लगाओ तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो गए, और डुबकी नहीं लगाए तो तुम पापी हो। अब देखना है कि जिस तरह से आज आक्रामक रुख में हिना साहब दिखाई दी हैं, आने वाले कुछ दिनों में ये आक्रामक रुख और बढ़ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा।